हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि बिलेटेड रिटर्न क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी वो थी 31 जुलाई 2023। यदि हम इस डेट के बाद जो भी आईटीआर फाइल करेंगे वो बिलेटेड रिटर्न आईटीआर कहलाएगा। दोस्तों, इसमें आईटीआर तो फाइल हो जाएगा, लेकिन आपको लेट फीस की पेनल्टीज लगेगी। पेनल्टीज, यदि आपकी इनकम 2.5 लाख एंड बिलो है तब आपको कोई पेनल्टीज नहीं लगेगी। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में है, यदि आपकी इनकम 2.5 लाख टू 5 लाख है, यानी कि 5 लाख से कम है, तब आपको 1000 की पेनल्टी देनी होगी। और यदि आपकी इनकम 5 लाख से 1 रुपीस भी एक्सीड करती है, तब आपको 5000 की पेनल्टीज देनी होगी, जो कि एक लेट फीस के रूप में आपको पे करना होगा आईटीआर फाइल करते समय। तो दोस्तों, ये तो हो गई बिलेटेड रिटर्न की, लेकिन आपको मैं एक और चीज बता दूं, जो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की भी ड्यू डेट लास्ट है 31 दिसंबर 2023। उसके बाद आप बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद जो भी रिटर्न फाइल होगा उसको हम बोलेंगे आईटीआर यू, यानी कि अपडेटेड आईटीआर। मैं इस वीडियो के दौरान आपको स्टेप बाय स्टेप एआईएस फॉर्म 16, इनका डेटा का कंपैरिजन, हमें कहां से इनकम फिल करना जरूरी है, किससे हमें अपनी इनकम को उठाना चाहिए, सारी चीजें हम इस वीडियो के दौरान देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फॉर्म 16 दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्म 16 में दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट ए और नीचे वाला पार्ट बी। पार्ट ए में आपकी एम्प्लॉयर का डिटेल्स और आपने कितना टीडीएस पे किया है, वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, 3 और 4 में टोटल टीडीएस का जो पेमेंट हुआ है वो 16,185 का पेमेंट हुआ है। अब यहाँ पे ग्रॉस सैलरी इनकी कितनी है? ग्रॉस सैलरी यहाँ पे 7,40,226 है। अब दोस्तों, इसी चीज को हमें एआईएस और 26 एएस में भी क्रॉस चेक करना होगा, क्योंकि दोस्तों जो भी डेटा आप आईटीआर में फाइल कर रहे हो वो आपका एज पर एआईएस मैच करना चाहिए। यदि आपका डेटा एज पर एआईएस मैच नहीं कर रहा तो आपका रिटर्न या तो डिफेक्टिव हो जाएगा या फिर कुछ ना कुछ डिमांड रेज हो सकती है, क्योंकि इनकम का उसमें अप एंड डाउन होगा। तो दोस्तों, जब हम एआईएस के अंदर देखेंगे इसी डेटा को, तो यहाँ पे टीडीएस के अंदर जो सैलरी इनकम दिया हुआ है 5,31,968, ये भी करेक्ट नहीं है। इसको नीचे देखोगे तो वहां पे आपको करेक्ट मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो इनका एफडी के ऊपर जो इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, वो है 198। अब नीचे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो टीडीएस एनुअल सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी इनकम इनकी 7,40,226 है, और यही करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्म 16 में भी 7,40,226 है। तो दोस्तों, हमने आईटीआर फाइल करने से पहले अपने डेटा को एआईएस से मैच कर लेना है। यदि आपका एआईएस में डेटा का मिसमैच है, फॉर्म 16 में कम है या फिर एआईएस में ज़्यादा है, तो आपको उसको करेक्ट कर लेना है। कैसे करेक्ट करते हैं उसका मैं वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूं, तो आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। अब दोस्तों, नीचे फॉर्म 16 में आ जाइए। यहाँ पे इनको एरियर रिसीव हुआ है 14,782। तो इनके पास प्रीवियस ईयर का फॉर्म 16 भी नहीं है और ना ही इन्होंने प्रीवियस ईयर का आईटीआर फाइल किया, तो इसलिए मैं इनका एरियर फाइल नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप करते हैं आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस। इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। उसके बाद आपको फाइल नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ से असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट कर लेना है जिसके लिए आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर है 2023-24। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट आईटीआर फॉर्म। तो दोस्तों, आईटीआर फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए कि आपकी जो इनकम का नेचर है वो किस टाइप का है। आपकी बिजनेस इनकम है तो अलग आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट होगा, आपकी सैलरी से इनकम है तब अलग आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होता है, आपका कैपिटल गेन है या फिर कैपिटल लॉस है, आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तब आपको अलग आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होता है। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको इस चैनल में मिल जाएगा कौन सा आईटीआर फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल होता है। फिलहाल दोस्तों, जिनका मैं आईटीआर फाइल कर रहा हूँ उनकी सैलरी इनकम है, तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ आईटीआर 1 एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे मैं आईटीआर 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको प्रोसीड विद आईटीआर 1 पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लेट गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर चेक करना है और यहाँ पे नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आईटीआर के टोटल 5 शेड्यूल्स आ जाएँगे। आपको वन बाय वन करके सबको फिल करना है। तो चलिए हम वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेड्यूल्स में जाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर 2 सेक्शंस आपको मिल जाएँगे। फर्स्ट प्रोफाइल, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट। तो प्रोफाइल में जो डेटा होता है वो एज़ इट इज़ रहता है, उसको आप अपडेट नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों नेक्स्ट जो सेक्शन है कॉन्टैक्ट सेक्शन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें होता है दोस्तों आपका एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी। इसको आप चाहो तो आप अपनी डिज़ायर के अनुसार इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है। नेक्स्ट सेक्शन आता है दोस्तों नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपका जो जॉब किस टाइप का है। दोस्तों यहाँ पे आपको अलग-अलग ऑप्शंस मिल जाएँगे। यहाँ पे जिनका मैं आईटीआर फाइल कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी हैं। आप अपने जॉब के हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे 139 सबसेक्शन 1 यानी कि आप बिफोर ड्यू डेट यानी कि इसको बोल सकते हैं आप 31 जुलाई 2023 इससे पहले यदि आईटीआर फाइल कर रहे होते तो बाय डिफॉल्ट यही चेक आता है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है 139 सबसेक्शन 4 यानी कि बी लेटेड रिटर्न, जो कि हम अभी फाइल करने जा रहे हैं तो इसलिए बाय डिफॉल्ट ये चेक हो रखा है। इसमें लेट फीस एप्लीकेबल होगी। उसके बाद 139 सबसेक्शन 5। जब दोस्तों आप 139 सबसेक्शन 1 में एक बार आपने आईटीआर फाइल कर दिया, अब उसको आप रिवाइज करने जाओगे तो आपको यहाँ पे 139 सबसेक्शन 5 में ही आपका आईटीआर रिवाइज होगा। इसमें आपको लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 119 सबसेक्शन 2 ब्रावो आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले। आपने किसी कारणवश उस ईयर के लिए आपने आईटीआर फाइल नहीं किया और आपकी जो आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट्स निकल चुकी है, तब आपको असेसिंग ऑफिसर आपका जो असेसिंग ऑफिसर होता है वो अलाउ करता है, तब आप इस हेड में आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। इसमें कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं। उसके बाद दोस्तों यदि आप आईटीआर किसी नोटिस के रिप्लाई में फाइल कर रहे हो तब आपको यहाँ पे फाइल्ड इन रिस्पांस टू नोटिस अंडर सेक्शन, इन सब शेड्यूल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हैं अगेन नीचे। यहाँ पे दोस्तों रिसीप्ट नंबर, यदि आप रिवाइज आईटीआर फाइल कर रहे होते तब ये सब चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी होती है, जो कि एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है और आपकी आईटीआर फाइल करने की डेट होती है। उसके बाद दोस्तों अगेन नीचे यहाँ पे बैंक डिटेल्स आ जाती है। इसमें आपको अपना अकाउंट नंबर है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट है वैलिडेटेड होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड अनदर पर जब क्लिक करोगे तो माय अकाउंट सेक्शन में चले जाओगे। वहां पे आपको वैलिड आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर फिल करके जब आप करोगे तो आपका अकाउंट वैलिडेट हो जाएगा। और आपका शर्त ये है कि आपका केवाईसी वगैरह सब सारी चीजें अपडेट होना चाहिए। यदि आपका केवाईसी वगैरह सही से अपडेट नहीं होगा तब आपका अकाउंट वैलिडेट नहीं होता है, लेकिन आप आईटीआर फाइल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना है और कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेड्यूल्स फिल हो चुका है। अब हम चलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर। तो दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम शेड्यूल्स के अंदर सबसे फर्स्ट सेक्शन आता है वो सैलरी एग्जम्पशन, यानी कि आपकी जो आपको सैलरी रिसीव हुई है उसमें आपकी एग्जम्प्टेड इनकम, एक्सक्लूड इनकम क्या-क्या है, तो जो कि आपकी सैलरी में काउंट नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर अनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। या तो आपने ऑफिस में आने-जाने के लिए जो एक्सपेंडिचर होते हैं, उनके ऊपर कुछ खर्चा हुआ है ट्रैवल के लिए, या फिर आपका ट्रांसफर में कुछ खर्चा आपको अलाउंसेस मिले हैं, या फिर आपका मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म आपको यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिले हैं। तो मेरे केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे सीधा-सा नो करूँगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो भी आपको वैलिड अलाउंसेस मिले हुए हैं, जो भी आपको फॉर्म 16 में दिए हुए हैं, जो आपको एप्लीकेबल है, वही अलाउंसेस आप क्लेम करें। फेक क्लेम कुछ भी ना लें। अगर आप फेक क्लेम लेते हो तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। उसके बाद दोस्तों आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस ईटीसी। तो दोस्तों यहाँ पे स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस यानी कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट हुए और वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका बढ़ जाता है, तब आप स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस आपको कंपनी देती है, तो वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। दूसरा दोस्तों चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, मैं आपको बता दूं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस पर चाइल्ड 100 रुपीज पर मंथ एग्जम्प्ट होता है, यानी कि आप 2 बच्चों के लिए 100 रुपए पर मंथ, टोटल 2400 रुपए एनुअली आप क्लेम कर सकते हो, यदि आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस आपकी कंपनी या फिर आपको आपका एम्प्लॉयर देता है उस केसेस में। उसके बाद दोस्तों हॉस्टल अलाउंसेस दोस्तों 300 रुपीज पर मंथ होता है, पर चाइल्ड होता है, तो आप उसके हिसाब से 3600 पर चाइल्ड और 2 चाइल्ड के लिए आप क्लेम कर सकते हो।
तो दोस्तों मेरे केसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये भी नो कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंसेस, ये हाउस रेंट अलाउंसेस कैसे क्लेम करते हैं? एचआरए मिलता है तो उसमें 2-3 कंडीशंस होती हैं। जो लीस्ट कंडीशंस होती है उसको आपने सिलेक्ट करना होता है। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख लेना तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एचआरए भी गलत क्लेम ना करें। तो यहाँ पे मेरे केसेस में नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रैवल अलाउंसेस? तो ऐसा मेरे केसेस में भी नहीं है कोई लीव ट्रैवल अलाउंस, तो यहाँ पे नो कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम? इसके अलावा और भी कोई आपकी एग्जाम इनकम है तो आप यहाँ पे यस करके नीचे ड्रॉप डाउन मेनू में काफी सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। आप इनको एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो मेरे केसेस में नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको भी नो कर रहा हूँ और आगे कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रॉस सैलरी, आपको टोटल सैलरी जितना भी आपको आपके एम्प्लॉयर से मिला है आपको यहाँ पे फिल करना है। यदि आपके एआईएस में कम सैलरी दिया हुआ है और आपके फॉर्म 16 में ज्यादा है तो आपने फॉर्म 16 का सैलरी यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि होगा क्या, बाद में आपका एम्प्लॉयर आपकी डिटेल्स को अपडेट कर देगा तो आपका एआईएस अपडेट हो जाएगा और आप जो आईटीआर फॉर्म 16 के बेस पर फाइल करोगे वो आपका डिफेक्टिव हो जाएगा। यदि आपका वो प्रोसेस भी हो गया तो जब आपकी इनकम एआईएस में अपडेट होगी तो बाद में जो डिफरेंस आएगा उसके ऊपर आपको टैक्स की डिमांड रेज हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने आपको पहले फॉर्म 16 एआईएस और 26 एएस को दिखाया था कि कहां से इनकम को हमें ऑप्ट आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रॉस सैलरी 7,40,226 और यहाँ पर फॉर्म 16 में देखोगे 7,40,226 बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन 10 यहाँ पे 24,919 रुपीज एग्जाम्प्ट इनकम दी हुई है। अब इस इनकम को कहाँ पे फिल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो कि 50,000 का है। यदि आपको सैलरी इनकम है, चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सबको सरकार 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट कॉमन देती है। तो ये ऑलरेडी आपका 7,40,226 में से लेस किया हुआ है। मतलब जब हम आईटीआर फाइल करेंगे तो उसमें से ऑटोमेटिक लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एग्जाम इनकम है 24,919 को कहाँ पे दिखाना है मैं आपको बता देता हूँ। वापस पोर्टल पर आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंसेस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एनी अदर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको लिखना है लेस अलाउंसेस टू दी एक्सटेंट exempt under section 10 as per form 16। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अमाउंट को फिल कर देना है। तो 24,919 उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 7,40,226 टोटल इनकम है। उसमें से 24,919 को लेस कर दिया तो आपकी इनकम आ गई 7,15,307। अब इसमें से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन का कम कर दिया जो कि मैंने आपको बताया सबके लिए लेस होता है। तो यहाँ पे आपकी इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड ऑफ सैलरी आ गई 6,65,307। सेम इनकम को जब हम फॉर्म 16 देखोगे तो यहाँ पे 6,65,307 बिल्कुल मैच कर रहा है यहाँ तक इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड ऑफ सैलरी। और यहाँ पे भी इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड ऑफ सैलरी बिल्कुल मैच कर रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो दोस्तों यदि आपके पास होम लोन है या फिर आपको रेंट रिसीव हो रहा है तब आपको यहाँ पे ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे यदि आपके पास होम लोन है तो आपको यहाँ पे सेल्फ ऑक्युपाइड सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल ऑन बैरोड कैपिटल के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट फिल कर देना है। और यदि आपको रेंटेड इनकम रिसीव हो रही है तब आपको यहाँ पे लेट आउट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अमाउंट जितना आपको रेंट मिला उतना फिल कर देना है। तो उसके ऊपर जो एप्लीकेबल टैक्सेस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा और यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, मेरे केसेस में कुछ भी नहीं है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपने एआईएस में देखा था, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, जो कि एफडी या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक से इनको जो टोटल इंटरेस्ट है 198 का रिसीव हुआ है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, यहाँ पे 504 रिसीव हुआ है। टोटल इनका जो इंटरेस्ट इनकम होगी 702, ये भी इनका सैलरी में ऐड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना है आपको। दोस्तों यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है, इसको 80 के अंदर हम क्लेम कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे इसको नोट कर लेना है। 504 का हम आगे क्लेम लेंगे। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी ज़रूरी होती हैं। यदि आपकी इनकम ₹504 होती है और आपका यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट होता है, तो ₹504 का आप यहाँ पे क्लेम लेके आपका जो ₹12,500 को आपको जो उससे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, वो आपका यहाँ पे बच जाएगा। तो मैं आपको धीरे-धीरे आगे सब बताऊँगा, तो इसलिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो 504 इंटरेस्ट इनकम है, उसको मैं आपको एटीटीटीए में भी क्लेम करके दिखाऊँगा। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, सब कुछ लेस करने के बाद 6,66,009। अब आपको कंफर्म करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम शेड्यूल्स भी फिल हो चुका है। अब आपको टोटल डिडक्शंस के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो भी सैलरी में जो डिडक्शंस हैं, जो आपने सेविंग्स हैं, जो आपकी एटीसी के अंदर डिडक्शंस हैं, वो आपको यहाँ पे फिल करने होंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कोई डोनेशन पे किया है, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ पे नो करना है। यदि आपने पे किया है, तो आपने यस करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शंस फॉर डोनेशन पेड साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे नो है मेरे केसेस में। यहाँ पे आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G यानी कि हाउस रेंट के लिए, तो मेरे केसेस में नो था, तो यहाँ पे भी नो रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे एटीसी में 1,50,000 ऑटो फिल आया है। तो यहाँ पे आप एक बार फॉर्म 16 में चेक कर लीजिए। फॉर्म 16 में यहाँ पे 2,40,000 टोटल अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन जो एटीसी का कैपिंग लिमिट है 1,50,000 है। तो यहाँ पे देखो क्वालिफाई अमाउंट में 1,50,000 है और सेम अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। करेक्ट है, तो यहाँ पे नो करने की जरूरत ही नहीं है, इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आर यू टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD पेंशन स्कीम, जो एनपीएस वगैरह में आपका इन्वेस्टमेंट है, तब आप यहाँ पे यस करके इसको फिल कर सकते हो। तो मेरे केस में नो है। उसके बाद 80D, यदि आपने मेडिकल के ऊपर कुछ खर्चा किया हुआ है या फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तब आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज को भी नो करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 80, यदि आपने एजुकेशन लोन ले रखा है, तब आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज इसको भी नो रहने देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 80TTA, जो कि मैंने आपको बताया था, यदि आपका इंटरेस्ट इनकम अप टू 10,000 है, तब आपको वह इनकम पूरी एग्जाम इनकम में काउंट होगी, लेकिन आपको इसमें 80TTA में उसको फिल करना होगा। और जो भी इनकम आपकी 10,000 को क्रॉस करती है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो यहाँ पे मैं यस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी इनकम 504 रुपए की थी। उसके बाद दोस्तों आर एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शंस, तो यहाँ पे यदि आपके केसेस में है, तो आप यहाँ पे यस करके नीचे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, उनको आप पढ़ लेना और आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे वीडियो में आप देखोगे तो मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे केसेस में कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो भी डिडक्शंस आपने क्लेम किए, उसको एक बार वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए बोल रहा है। कुछ आपने डेटा इनकरेक्ट को फिल नहीं किया है, तो क्रॉस चेक करने के लिए, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। तो यहाँ पे 80C में मैंने 1,50,000 ही था, करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों मैंने 80TTA में अमाउंट फिल करना था, तो यहाँ पे ऐड 80TTA के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अमाउंट को आपने फिल कर देना है, यहाँ पे 504। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे 1,50,000 एटीसी का हो गया और एटीटीटीए का 504 हो गया। अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे 504 का आपको बेनिफिट मिल गया ना। पहले आपका एटीसी के अंदर डिडक्शन कितने था, 1,50,000 ही आना था। यहाँ पे एक्स्ट्रा 504 का आपको एटीटीटीए का भी डिडक्शन मिल चुका है। अब आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे आपके 3 शेड्यूल्स फिल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट शेड्यूल से टैक्स पेड के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो टैक्स शेड्यूल्स होता है, इसके अंदर आपको वेरीफाई योर टैक्स पेड डिटेल्स, यानी कि जो भी आपने टैक्स का पेमेंट किया हुआ है, आप उसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए।
दोस्तों इसके अंदर जितना भी आपने चाहे वो सैलरी के ऊपर टैक्स पे किया हो, चाहे आपने वो इंटरेस्ट इनकम के ऊपर टैक्स पे किया हो, चाहे आपने किसी अदर सोर्स से जो आपको इनकम रिसीव हो इसके ऊपर टैक्स पे किया हो, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो टोटल मैंने यहाँ पे 16,185 का टैक्स पे किया था। आप फॉर्म 16 में भी बैक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सीधा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप दोस्तों देखोगे एक लास्ट शेड्यूल बचा है, टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। जो वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स होती है, इसमें आपको पता चलता है कि आपने जो भी अब तक डेटा फिल किया, जो आपने इनकम फिल की, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना टैक्स देना है या फिर आपको कितना टैक्स वापस मिलने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे इनकी टोटल इनकम होगी 5,15,510 और इसके ऊपर जो पेबल टैक्स आ गया 15,602। अब इसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन का जो चार्ज लगता है वो हो गया 624। तो टोटल टैक्स पेबल कितना हो गया यहाँ पे 16,226। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया, ये आईटीआर कर रहे हैं, बिलेटेड रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था यदि आपकी इनकम 5 लाख से कम होती है तब आपको 1000 का चार्ज लगेगा। यदि आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होती है तो आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इनकी इनकम है वो कितनी हो रही है 5,15,510। ओनली 15,510 का फर्क है, एक्सीड हो रही है उतनी इनकम, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जो टैक्स की जो लेट फीस है वो 1000 की जगह 5000 पे करना पड़ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे इनकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई इन लेट फीस को मिला करके 21,226। तो आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इनके सारे शेड्यूल्स फिल हो चुके हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इनके सारे शेड्यूल्स पांचों के पांच फिल हो चुके हैं, ग्रीन टिक हो चुके हैं। अब आपको सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 5,040। आपने 16,185 का ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो। यहाँ पे आपको जो लेट फीस और आईटीआर फाइल करने के बाद जो इंटरेस्ट इनकम होती है 40 रुपीज का जो इंटरेस्ट इनकम आया होगा, तो जिसकी वजह से 5,040 रुपए और पे करने हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल डिटेल्स भी मिल जाएगा, कितना आपका इनकम था, कितना आपके डिडक्शंस थे और टोटल टैक्सेबल इनकम कितना आ रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 5,15,510। और जिसके ऊपर टोटल टैक्स पेबल कितना आ रहा है 21,226 और आपने पे किया है वो यहाँ पे 16,185। और अब आपको कितना पे करना है यहाँ पे 5040। यदि आपका रिफंडेबल होता तो भी आपका अमाउंट यहीं पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाता। तो मैं यहाँ पे लेटर का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इस चेक बॉक्स को चेक करना है और एग्री करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जो भी डेटा फिल किया था सारा डेटा समराइज फॉर्म में मिल जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन करके धीरे धीरे आप इसको रीड कर सकते हो। आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके भी या फिर प्रिंट करके भी आप यहाँ पे रख सकते हो। इसमें वही सारा डेटा होगा जो आपने फिल किया है, आपको एक बार चेक करने के लिए होता है। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है, स्क्रॉल डाउन करना है और आपको वेरीफाई करने के लिए 3 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। यहाँ पे ई वेरीफाई नाउ, यानी कि आपको आईटीआर फाइल करने से पहले आप उसको वेरीफाई करना चाह रहे हो। ई वेरीफाई लेटर, आप आईटीआर को सबमिट पहले करोगे, वेरीफाई बाद में करोगे। और ई वेरीफाई वाया आईटीआर भी। यदि दोस्तों आपके पास ना तो आधार ओटीपी रिसीव होता, ना आपके पास ईबीसी कोड आता, ना आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है, तो ऐसे केसेस में होता क्या है, आपको आईटीआर की जो रिसिप्ट है उसको प्रिंट निकाल के सिग्नेचर करके सीपीसी बेंगलुरु को भेजना होता है। तब आपको इस थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे ई वेरीफाई लेटर को चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको जो आईटीआर है विद इन 30 डेज वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और अगेन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे यू स्टिल नीड टू वेरीफाई योर आईटीआर विद इन 30 डेज। यहाँ पे अगेन बता रहा है कि आपको आईटीआर 30 डेज के अंदर वेरीफाई करना है और आपका जो आईटीआर है वो सक्सेसफुली फिल हो चुका है। तो दोस्तों आईटीआर को कैसे वेरीफाई करते हैं उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आप यूट्यूब चैनल पे भी सर्च करके देख सकते हो कैसे आईटीआर को वेरीफाई करना है।
तो दोस्तों ये था मेरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ कि किस तरह से हम बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। यदि आपकी ड्यू डेट निकल जाए तब आपको आईटीआर फाइल करना है तो कैसे फाइल करेंगे, कैसे आपको इनकम कहाँ से फिल करनी है, कैसे किन-किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि दोस्तों आपको वीडियो को लेकर के कुछ सुझाव हैं या फिर आप आईटीआर फाइल करने के दौरान कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या आप चाहते हो कि हमारी टीम आपकी आईटीआर फाइल करे, तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो भी या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर मुझे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।